आज हम इस वीडियो में जो है इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में से चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के 18 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में से चैप्टर फोर्स एंड मोशन के 13 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड इंग्लिश के टॉपिक प्रीपोजिशन में से 4 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। टोटल हुए 50 एमसीक्यूज। इसी सीक्वेंस से जो है वो वीडियो में आएगा। पहले बायोलॉजी आएगा, फिर फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। एमसीक्यूज 2 है, Which of the following statement is incorrect about monosaccharides? ऑप्शन ए को देखें, they contain only one sugar molecule, ये ठीक है। ऑप्शन बी को देखें, they cannot be hydrolyzed, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी को देखें, they are white crystalline solid with a sweet taste and insoluble in water। जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यहाँ पर लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर। इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है और हमें बताना भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। एमसीक्यू 3, which of the following statement is incorrect? ऑप्शन ए, the general formula of carbohydrate is CnH2nON, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन बी को देखिए, the literal meaning of word carbohydrate is hydrated carbon, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखिए, according to IUPAC carbohydrate are defined as polyhydroxy carboxyl compound। जो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बट नॉट कार्बोक्साइल कंपाउंड। जो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी रॉन्ग है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। एमसीक्यू 4 है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर इन हेमोग्लोबिन? देखो पेप्टाइड बॉन्ड का एक फार्मूला होता है, पेप्टाइड बॉन्ड is equal to number of amino acid minus number of chains। ठीक है, आपको हेमोग्लोबिन का बताना है। हेमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड कितने होते हैं? हेमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड होते हैं 574। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ चेन कितनी होती है? नंबर ऑफ चेन होती है 4, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? माइनस करोगे 4, तो क्या आएगा? 570 मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 570। एमसीक्यू 5 है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सक्रोज? देखो जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में कंबाइंड होंगे और इन दोनों में से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा तो फॉर्म होगा क्या? सक्रोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे, ग्लूकोज का फ्रक्टोज का ऐड करके तो क्या आएगा? C12H24O12। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब ये दोनों कंबाइंड होंगे इनमें से वाटर रिमूव होगा, फिर क्या फॉर्म होगा? सक्रोज फॉर्म होगा। मीन्स आप यहाँ पर क्या करोगे? वाटर का फार्मूला माइनस करोगे, मीन्स 2 एटम हाइड्रोजन के एंड 1 एटम ऑक्सीजन का माइनस करोगे, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? C12H22O11। यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है, C12H22O11। ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन अकर्स बाय व्हिच प्रोसेस? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोलाइसिस। एमसीक्यू 7 है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, लिपिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि लिपिड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यहाँ पर सॉल्युबल इन वाटर बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, लिपिड्स कंटेन मोर ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि जो लिपिड है ना वो कंटेन करता है लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्या कह रहा है? मोर ऑक्सीजन, मींस ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, लिपिड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी देखें, स्टेरिन इज कार्बोहाइड्रेट। जो स्टेरिन है वो फैट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। एमसीक्यूज 8 है, अनसैचुरेटेड एसिड ग्लाइकोल्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या होगा? ओएल्स होगा। एंड सैचुरेटेड एसिड ग्लाइकोल्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या होगा? फेस होगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एमसीक्यूज 9 है,
हाउ मेनी नाइट्रोजीनियस बेसेस आर इंक्लूडेड इन द पैरामेडिक ग्रुप। जो पैरामेडिक ग्रुप में इंक्लूड होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है यूरेसिल, तीसरा होता है थायमिन। मीन्स कितने हुए? 3 हुए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3। MCQ को डिस्कस करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे। जब कार्बन नंबर इंक्रीज होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। वाटर है तो क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, मींस पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, जब कार्बन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ऑप्शन जो है क्वेश्चन 10 को रीड करें। Palmitic acid is much more soluble in organic solvent than butyric acid. That statement is, देखो जो palmitic acid है उसका कार्बन नंबर कितना है? कार्बन 18 है। ब्यूटारिक एसिड का कार्बन नंबर कितना है? कार्बन 4 है। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड का कार्बन नंबर जो है, सॉरी, पाल्मिटिक एसिड का कार्बन नंबर ग्रेटर देन है ब्यूटारिक एसिड से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस वाले स्टेटमेंट को रीड करो। जब कार्बन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो पाल्मिटिक एसिड है उसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू ब्यूटारिक एसिड के। स्टेटमेंट में भी यही बोल रहा है, पाल्मिटिक एसिड इज मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन ब्यूटारिक एसिड। दैट स्टेटमेंट इज क्या होगा? ट्रू होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रू। 11 है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर इन इंसुलिन। पेप्टाइड बॉन्ड का हमने अभी फार्मूला MCQ 4 में डिस्कस किया था। पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस नंबर ऑफ चेन। ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड इंसुलिन में कितने होते हैं? इंसुलिन में होते हैं 51। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ चेन्स कितनी होती है? 2 होती है, एक अल्फा एक बीटा। माइनस करेंगे 2, 51 माइनस 2 कितना आएगा? 49 आएगा। मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। MCQ 12 में कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड। देखो कंडेंसेशन क्या होता है? जब दो मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे, इन दोनों मोनोमर से रिमूवल होगा क्या? वाटर। ठीक है, तो फॉर्म होगा क्या? पॉलीमर। इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। दो मोनोमर कंबाइन हुए, इनमें से क्या हुआ? रिमूव हुआ वाटर। मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। ठीक है, मोनोमर कंबाइन हुए, वाटर रिमूव हुआ, फॉर्म हुआ पॉलीमर, इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड, देखिए क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है? साइंथेसिस हो रही है। ठीक है, सो कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड क्या होगा? डिहाइड्रेशन, साइंथेसिस होगा। मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। MCQ स्टार्टिंग है, which one is the correct statement? ऑप्शन ए, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन लिविंग सेल। जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है वर्ड ऑर्गेनिक। जो वाटर होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, ना ही कि ऑर्गेनिक। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। यहाँ पर ऑर्गेनिक वर्ड है इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी को देखें, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन नेचर। ये भी रॉन्ग है। जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन नेचर होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, नॉट वाटर। इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखें, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेल्यूलोज होता है, ना ही के वाटर। इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखें, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो वाटर होता है मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट होता है इन लिविंग सेल। 14 को डिस्कस करने से पहले आप ये बात समझो, जो लिपिड होते हैं, लिपिड्स वो सॉल्युबल होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। वाटर है मींस क्या हुआ? पोलर सॉल्वेंट हुआ। अब MCQs को रीड करें। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, पर आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन बी को देखें, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल इन वाटर। ये तो इसका अपोजिट बोल रहा है, मींस ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी को भी देखें, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। वाटर में इनसॉल्युबल है मींस क्या हुआ? पोलर सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होगा। और एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मींस ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है।
मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, यहाँ पर जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। MCQ 15 है, Which of the following contain only pyrimidine bases? pyrimidine bases कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थायमिन, तीसरा होता है यूरेसिल। अब ऑप्शन को रीड करें। ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन ए एडेनिन एंड गुआनिन नहीं होगा, ऑप्शन बी एडेनिन एंड थायमिन, थायमिन तो होगा, एडेनिन नहीं होगा, मींस ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें साइटोसिन एंड थायमिन, साइटोसिन एंड थायमिन ऑप्शन सी करेक्ट है, पर ऑप्शन बी को भी देखें गुआनिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन तो है वो गुआनिन नहीं है, मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी साइटोसिन एंड थायमिन। MCQ 16 है, इन डीएनए एडेनिन इज कॉम्प्लीमेंटेड किसके साथ होता है? थायमिन के साथ होता है, मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थायमिन। एक और एक्स्ट्रा बात बता दूं, डीएनए में है ना, ठीक है, एडेनिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है थायमिन के साथ, और साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री होता है गुआनिन के साथ। जब आपसे कोई पूछे इन दोनों के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड, और साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। MCQ 17 को समझने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास ये एक पॉलीमर है, ठीक है, जो बना हुआ है 2 मोनोमर से, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पॉलीमर में मैं हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहता हूं, आप बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल में ऐड करूं? आप कहोगे 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, ठीक है। एक और पॉलीमर है जो कि बना हुआ है 3 मोनोमर से, ठीक है, आपसे मैं पूछूं सेम ही क्वेश्चन कि मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहता हूं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल में ऐड करूंगा? आप कहोगे एक यहां पर ऐड करो, एक यहां पर ऐड करो, मींस क्या करो? 2 करो। एक और यहां पर देखो, ये एक पॉलीमर है जो कि बना हुआ है 4 मोनोमर से। सेम ही क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि मैं इस पॉलीमर की हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहता हूं, आप बताओ मैं कितने वाटर यहाँ पर ऐड करूं? आप कहोगे 1 यहाँ पर 2 3, मींस टोटल कितने वाटर ऐड करूंगा? 3 ऐड करूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोनोमर होंगे किसी भी पॉलीमर में, उनमें से 1 वाटर मॉलिक्यूल कम हम ऐड कर रहे हैं। देखो इस पॉलीमर में 2 मोनोमर है तो हम वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं। इस पॉलीमर में 3 मोनोमर है तो हम वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। इस वाले पॉलीमर में कितने मोनोमर है? 4 मोनोमर है, हम वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं। अब आप MCQ 17 को देखो। MCQ 17 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर दैट इज 21 मोनोमर लॉन्ग। कोई भी एक पॉलीमर है जो कि बना हुआ है 21 मोनोमर में से, ठीक है। तो आप बताओ कि हम जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें कितने वाटर जो है वो नीडेड होंगे। क्या पढ़ा था? जितने मोनोमर होंगे उनमें से एक कम जो है वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, उसकी क्या होगी? नीड होगी। तो यहाँ पर कितने जो है मोनोमर है? 21 मोनोमर है इस पॉलीमर में, तो हम जो है वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड करेंगे, मींस कितने वाटर मॉलिक्यूल की नीड होगी? -1 करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 20। MCQ 18 है, केमिकली प्रोटोप्लाज्म कंटेन डैश ऑफ वाटर। ये तो बहुत सिंपल है, क्या होगा? MCQ 19 है, if body covers first half displacement with velocity 10 meter per second and next half displacement with velocity 20 meter per second, then its average velocity of body will be। देखो जब भी डिस्प्लेसमेंट सेम हो, क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट में है और फिर कह रहा है नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट में, मींस डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। जब भी डिस्प्लेसमेंट सेम हो तब एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला लगता है 2v1 into v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। इसमें आप जो है वैल्यू पुट करो। फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट में जो v1 है वो कितना है? वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट में जो वेलोसिटी है मींस v2 है वो कितना है? आपके पास 20 है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 कितना है? 10 मल्टीप्लाई v2 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.3 मीटर पर। 20 If a car is moving with a velocity of 20 meter per second for first half hour
and with velocity 30 meter per second for next half hour, then its average velocity of body will be. जब भी आपके पास जो है वो टाइम सेम हो, फर्स्ट हाफ आवर और सेकंड हाफ आवर मींस क्या है, टाइम सेम है, t1 इज इक्वल टू t2 हो, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला लगता है वो लगता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्या है, v1 जो है वो आपके पास क्या है 20 प्लस v2 कितने क्या है आपके पास 30 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 2 मींस क्या आएगा 25 आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25। एमसीक्यू 21 है, इफ बॉडी कवर्स 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, d1 आपके पास कितना है 100 मीटर है और t1 आपके पास कितना है 4 सेकंड है, ठीक है, and then it's cover 200 meter displacement in 600 second. D2 आपके पास कितना है 200 मीटर and T2 आपके पास कितना है 6 सेकंड, और आपको कह रहा है then average velocity of the body will be. एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है जब आपके पास D1 हो, D2 हो, T1 हो, T2 हो, तो क्या होता है D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। आप इसमें वैल्यू पुट करो और आपका जो है वो आंसर आएगा, क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यू 22 है, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 60% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, जो भी मोमेंटम का वैल्यू आपके पास गिवन है इंक्रीज में उसको बाहर निकाले, आपके पास कितना गिवन है 60% जो है मोमेंटम इंक्रीज आपके पास गिवन है। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितना होगा, ठीक है, शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो जो भी मोमेंटम की वैल्यू आपके पास इंक्रीज में गिवन हो ना, उसको क्या करो, फर्स्ट करो उसको डबल। आपके पास कितना गिवन है 60 गिवन है, आप उसको करो डबल तो क्या आएगा 120 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये करो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जो मोमेंटम का वैल्यू आपके पास गिवन है क्या है 60 है, इसका फर्स्ट डिजिट का क्या करो आप स्क्वायर करो। यहाँ पर 6 से आप यहाँ पर क्या करो 6 का स्क्वायर करो तो आपके पास क्या आएगा 36 आएगा। मोमेंटम इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्या होगा, दोनों पास क्या है इंक्रीज है, इंक्रीज है तो इन दोनों वैल्यू को क्या करो आपस में ऐड करो। 120 प्लस 360 करो तो आपके पास क्या आएगा 156 आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एमसीक्यू 23 है, इफ मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 60% देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज्ड बाय। देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, जो आपके पास गिवन है मोमेंटम डिक्रीज वो कितना गिवन है आपके पास 60% गिवन है, ठीक है। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कितना होगा। शॉर्टकट है इसका भी, जो आपके पास मोमेंटम डिक्रीज में गिवन हो उसको जो है फर्स्ट स्टेप में क्या करो डबल करो, 60 मल्टीप्लाई 2 करो तो क्या आएगा 120 आएगा। सेकेंड स्टेप में जो मोमेंटम की वैल्यू आपके पास डिक्रीज में गिवन हो उसके फर्स्ट डिजिट का आप क्या करो स्क्वायर करो तो क्या आएगा 36 आएगा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, मोमेंटम डिक्रीज बाय 60% देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय, डिक्रीज है तो आप क्या करो इन दोनों को माइनस करो, 120 माइनस 36 करोगे तो आपके पास आएगा 84%। मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखो, इंक्रीज कहे दोनों में या डिक्रीज कहे, फर्स्ट स्टेप में आप डबल करो मोमेंटम को, सेकंड स्टेप में जो मोमेंटम का फर्स्ट डिजिट है उसको स्क्वायर करो, दोनों स्टेप में यही करो। फिर कह रहा हो मोमेंटम इंक्रीज बाय 60% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, दोनों को क्या करो ऐड करो। फिर कह रहा हो मोमेंटम इज डिक्रीज बाय 60% देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय, तो दोनों को क्या करो सेपरेट करो। एमसीक्यू 24 है, if a car accelerates uniformly from rest to a velocity 10 meter per second in 50 seconds then the acceleration of car is क्या होगा। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, फर्स्ट आपकी इसकी डेटा बताओ। आपके पास क्या क्या गिवन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, उसके बाद एक और वेलोसिटी बता रहा है कितनी 10 मीटर पर सेकंड, मींस यहाँ पर क्या होगा फाइनल वेलोसिटी होगा, आपका क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपको बता रहा है टाइम कितना है 50 सेकंड, ठीक है। और आपको बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा vf = vi + at, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। आपको क्या मालूम करना है,
एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन को बाहर लगा लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf, यहाँ पर ये देखो vi जो है प्लस में है, यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस vi, और यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम है, आपको एक्सेलरेशन मालूम करना है, टाइम जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस वैल्यू में जो है अपने फार्मूला पुट करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf क्या है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस vi क्या है 0, डिवाइडेड बाय t कितना है आपके पास 5, 0 10 माइनस 0 करोगे तो 10 ही आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 50, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या आएगा 1/5, 1/5 क्या होता है 0.2 होता है, मींस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 25 है, a force of 12 Newton gives an acceleration of 4 meter per second square to an object. The force required to give it an acceleration of 10 meter per second square is, देखो कैसे सोल्व करोगे, जो आपके पास F1 है वो कितना है, आपके पास F1 12 न्यूटन है, और A1 आपके पास कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और F2 आपको मालूम करना है, और A2 आपके पास गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा F इज इक्वल टू ma होता है, यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में है, मींस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के साथ। इस फार्मूले से मैं ये फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ, F1/F2 इज इक्वल टू A1/A2। ठीक है, देखो आपको क्या मालूम करना है, F2 मालूम करना है, F2 को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे बाहर, ऐसे करोगे। ठीक है, F2 मल्टीप्लाई A1 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई A2, F2 को बाहर निकालना है, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई A2, यहाँ पर देखो F2 के साथ जो है A1 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। F2 इज इक्वल टू F1 आपके पास कितना है 12 मल्टीप्लाई A2 कितना है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय A1 आपके पास कितना है 4 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा, मींस F2 जो है वो कितना आएगा 30 न्यूटन आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 30 न्यूटन। MCQ 26 है, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर हावर इनटू डैश मीटर पर सेकंड। देखो आप कैसे सोल्व करोगे इसको, आपके पास क्या गिवन है 36 किलोमीटर पर हावर आपके पास गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट बता रहा हूँ शॉर्टकट तक, फिर इसको फार्मूले के तरीके से सोल्व करते हैं। जो भी आपके पास गिवन हो किलोमीटर पर हावर में आपको कन्वर्ट करना हो उसको मीटर पर सेकंड में, क्या करो उस वैल्यू को जो भी आपके पास गिवन है किलोमीटर पर हावर में उसको मल्टीप्लाई करो 0.27 से, तो आपका क्या आएगा 9.72 आएगा, मींस जो आप इसको लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा इसको फार्मूले के तरीके से करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि देखो जो भी आपके पास गिवन हो किलोमीटर पर हावर में इसको बाहर निकालें, मल्टीप्लाई करें 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से, 0 से 0 से कैंसिल हो गया, 36 की यहाँ पर 1 टाइम टेबल, यहाँ पर 1 टाइम टेबल, 1 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड। 27 है, a 3 kg bowling ball experiences a net force of 15 Newton. What will be its acceleration? देखो कैसे सोल्व होगा, आपके पास जो गिवन है वो मास कितना गिवन है 3 किलोग्राम आपके पास गिवन है, और फोर्स आपके पास गिवन है 15 न्यूटन, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन मालूम करना है, a को बाहर निकालो, f डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। ठीक है, और जो है f आपके पास कितना है 15 है, डिवाइड बाय 3 करो तो क्या आएगा 5 आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। MCQ 28 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकंड इज। देखो डेटा बनाओ इसकी, आपके पास जो है वो मास गिवन है वो 2 किलोग्राम है, मोमेंटम जो है आपके पास 2 न्यूटन सेकंड है, और आपको जो है काइनेटिक एनर्जी बताना है। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम जो है आपके पास कितना गिवन है 2, और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2 फार्मूले वाला, 2 मल्टीप्लाई करो किससे मास से, मास कितना है 2 है,
ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, ये 2 मल्टीप्लाई टू क्या आएगा 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 जूल। MCQ 29 है, स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन लॉ, सिंपल है थर्ड लॉ। 30 है, कन्वर्ट 100 मीटर पर सेकंड इनटू डैश किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है 100 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। फर्स्ट शॉर्टकट जो भी आपके पास गिवन है मीटर पर सेकंड में उसको बाहर निकाले, कितना गिवन है 100 को मल्टीप्लाई करें 3.6 से तो आपको क्या आएगा 360 आएगा, ये इसका आंसर है। सेकंड फार्मूले के तरीके से करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, ये भी 0 से कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई 36 करोगे तो क्या आएगा 360 आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 360। MCQ 31 है, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड। प्रेडिक्ट द टोटल स्पिन इन निकल प्लस 2 आयन। देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो टोटल स्पिन का फार्मूला होता है टोटल स्पिन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो देखो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन को 3d8 4s2, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 8 28, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में बताना है वो बताना है टोटल स्पिन इन निकल प्लस 2 आयन, ठीक है, निकल प्लस 2 आयन, ठीक है। आर्गन को 3d8 4s0, क्योंकि जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ठीक है। आर्गन को से मैं 3d8 को जो है यहाँ पर ओपन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मींस निकल प्लस 2 आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। अब फार्मूला में देखो टोटल स्पिन का क्या फार्मूला है प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 1/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस 1 बच जाएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्लस माइनस 1। MCQ 34 है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट XR। देखो जो SI यूनिट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वो क्या होता है, वो होता है जूल इनटू सेकंड, ठीक है। ऑप्शन ए को आप देखो, ऑप्शन ए में कह रहा है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, मल्टीप्लाई टाइम का क्या होता है सेकंड। क्या यहाँ पर सेम आया, नहीं आया, मींस ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखें, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है जूल होता है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप टाइम करोगे, टाइम का SI यूनिट क्या होता है सेकंड, जूल पर सेकंड। यहाँ पर जूल इनटू सेकंड है ना ही कि जूल पर सेकंड, मींस ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, एनर्जी मल्टीप्लाई टाइम, एनर्जी का SI यूनिट क्या है जूल है, मल्टीप्लाई क्या टाइम, टाइम का SI यूनिट क्या है सेकंड, जूल इनटू सेकंड, सेम आया। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एनर्जी इनटू टाइम। 35 है, द एटम X एंड Y हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो बिलो। अब X को देखो, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो है वो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और अब Y को देखो, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको बताना है द पॉसिबल केमिकल फार्मूला इज। देखो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो 7th ए ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 7th ए ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसको जो है आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसको जो है 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने में, ठीक है। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, गेन, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है,
ठीक है। एक क्लोरीन जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में। एक क्लोरीन जो है वो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पिक करेगा, दूसरा क्लोरीन जो है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पिक करेगा। मींस मैग्नीशियम 1 होगा और क्लोरीन क्या होगा 2 होगा। मैग्नीशियम क्या था x, क्लोरीन क्या है y, कितने हैं 2 है। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी x y 2। The de Broglie wavelength associated with material particle is, इसका क्या फार्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा mv किसका फार्मूला होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा वेवलेंथ इनवर्सली टू मोमेंटम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 37 है द एनर्जी रेशियो ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम इज। देखो ये तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है वेवलेंथ होता है। मींस एनर्जी भी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। तो फार्मूला अरेंज करें E1 अपॉन E2, इनवर्स है ना तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, लैम्डा 2 आपके पास कितना है 6000 है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 3000 है। ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 3 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। इसको रेशो में करें तो क्या आएगा 2:1 आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2:1। MCQs 38 है फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। देखो रेडियस का क्या फार्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू a नॉट मल्टीप्लाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ठीक है, r इज इक्वल टू n नॉट का क्या होता है वैल्यू, a नॉट का 0.529। ठीक है, मल्टीप्लाई n जो है आपके पास कितना है फोर्थ ऑर्बिट है, मींस 4 है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर करो डिवाइड बाय z। z का क्या मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 8.46 एंगस्ट्रॉम आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। MCQ 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका क्या होगा ऑप्शन सी होगा जूल इनटू सेकंड। 41 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच फार्मूला। देखो जो आपके सेम टेक्स्ट बुक में है वो ये है 2 ब्रैकेट 2l प्लस 1। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4l प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2। सेम ही बात है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो आंसर सेम आएगा। मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4l प्लस 2। 42 है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल आर। 3s का आपको बताना है। ठीक है, ये क्या है n है और ये क्या है l है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, और l की वैल्यू देखो s ऑर्बिटल है उसकी जो l की वैल्यू है वो क्या होती है 0 होती है। ठीक है 0। सो मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। 43 है Balmer series appears in the hydrogen spectrum if electron jump from any appropriate higher energy orbit to क्या होगा second orbit होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ 44 है the shape of orbital for which L is equal to 0 is। जो L is equal to 0 होता है वो क्या होता है s ऑर्बिटल होता है। s ऑर्बिटल की जो है वो क्या होती है शेप स्फेरिकल शेप होती है। मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्फेरिकल। MCQ 47 है विनीत इज सीनियर डैश मी, यहाँ पर क्या होगा टू होगा। एक बात आप याद रखें जब भी ये वर्ड्स यूज हो सुपीरियर इन्फीरियर सीनियर जूनियर पीरियर एंड इंटीरियर तो इनके साथ हमेशा जो है क्या लगता है टू लगता है, ना ही देन। MCQ 48 है he is responsible dash the president for his decision। MCQs को सोल्व करते हैं पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। जो वर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है उसका मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल। यहाँ पर जो है टू होगा जब आगे पर्सन की बात होगी। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल फॉर तब होगा जब आगे थिंग की बात होगी। ठीक है, अब आप MCQs को रीड करें फिर से he is responsible
डेश द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, किसी पर्सन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू यूज करेंगे। MCQ 49 है, वी आर सेंसिबल डेश द डिफिकल्टीज वी फेसेस। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑफ सेंसिबल ऑफ द डिफिकल्टीज वी फेसेस।